हाँ जी. Yes. Good evening, Gurnur. So, कैपेसिटर जब हमने स्टार्ट किया तो बेसिकली कैपेसिटर एक डिफरेंट तरह का डिवाइस होता है जो कि ऑलरेडी तुमने सर्किट में देख रखा है कि कैपेसिटर कुछ इस तरह का दिखता है हमारा. ये अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स हैं और हमने देखा कि कैपेसिटर करता क्या है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है अपने अंदर. सो इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो दिस इज व्हाट माय कैपेसिटर इज. फिर उसके बाद मैंने देखा कि कैपेसिटर होता क्या है. दिस इज चार्ज ऑन ईच प्लेट. अब कैपेसिटर में क्या होगा, बेसिकली तुम्हारी दो प्लेट्स होंगी. हम अभी देखेंगे कि कितने टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन मेनली जो मेरा क्वेश्चन आता है वो आएगा मेरे को टू प्लेट कैपेसिटर वाला. टू प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होंगी, दोनों प्लेट्स पे सेम चार्ज होगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव. मान लो इस पे 5 कूलम है, इस पे -5 कूलम है, तो एज अ होल अगर तुम कैपेसिटर को देखो तो वो न्यूट्रल होता है. ठीक है. कुछ कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तार में से तो कुछ चार्ज तो कैपेसिटर ने ले लिया तो चार्ज कम हो जाना चाहिए. चार्ज कम नहीं होता. एज अ होल कैपेसिटर कुछ नहीं लेता. वो कैपेसिटर न्यूट्रल जोन होता है. वो न्यूट्रल जोन दो पार्ट्स में बंट जाता है. ठीक है. मान लो मेरे पास यहाँ पे जीरो चार्ज है, इस जीरो में से मैं +5 और -5 को इधर इधर कर दूं, दिस विल बी अ कैपेसिटर. तो एज अ होल कैपेसिटर इज अ न्यूट्रल electrical circuit, a neutral electrical device. ठीक है. तो फिर हमने देखा कि कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं मेरे पास. सो कैपेसिटर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और पैरेलल प्लेट. इसमें से जो हमें मेन पढ़ाई करनी है वो करनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की. ओके. और स्फेरिकल के बारे में हमें एक ही चीज पता होनी चाहिए, दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर. इसका तुम्हें शायद कोई थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जा सके किसी एग्जाम में, लेकिन मेनली तुम्हें नहीं पूछेंगे. तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से. करेक्ट. और फिर उसके बाद हमने देखा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है या फिर एनी कैपेसिटर फॉर दैट मैटर, द एनर्जी स्टोर्ड in a capacitor, this is very important, the energy stored in a capacitor is half into charge on each plate. This Q is charge on each plate. एक पे पॉजिटिव Q होगा, एक पे नेगेटिव Q होगा. And potential difference is the difference of potentials of the two plates. मान लो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं. ठीक है. ये वाला is on +10, this one is at 0, so potential difference is 10. ये जरूरी नहीं होगा कि ये 10 जीरो पे होगा. This could be on -5, this could be on -20, so the potential difference is 15. Yep. This could be at 5 volt, this could be at -7 volt, so the potential difference is 12. You have to understand what potential difference means. दोनों प्लेट्स हैं, तो ये वाली प्लेट जितने पोटेंशियल पे है और ये वाली प्लेट जितने पोटेंशियल पे, दोनों के पोटेंशियल्स का डिफरेंस. करेक्ट. और ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा. हम ये नहीं बोल सकते कि पोटेंशियल डिफरेंस -2 आ गया. हमेशा यू विल डू द बिगर नंबर माइनस द स्मॉलर नंबर. द बिगर नंबर इज योर कैथोड एंड द स्मॉलर नंबर इज योर एनोड. आई होप ये बेसिक बेसिक चीजें तुमको आती है. ठीक है. फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तो हमने दो कंडीशंस देखी कि सबसे पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो डिस्टेंस होता है प्लेट्स के बीच में, this distance should be very less than the area, ताकि कैपेसिटर को ऑलमोस्ट ऐसा लगे कि भाई मैं इंफिनिटी के जोन में बैठा हूं. यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, छोटा सा डिस्टेंस डी. सेकेंडली जो दोनों प्लेट्स का एरिया है A1 और A2 ये आपस में इक्वल होने चाहिए. दिस इज द कंडीशन फॉर अ कैपेसिटर टू बिकम अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है. फिर हमने इसकी डेरिवेशन की थी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम कैपेसिटेंस को निकाल कैसे सकते हैं. So this is the formula that we have. Capacitance is equal to area into epsilon naught by D. This is how you can figure out the capacitance of a parallel plate capacitor. ठीक है. इस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए capacitance is equal to area epsilon naught by D. फिर इससे रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे. इफ यू रिमेम्बर हमने ये क्वेश्चन किया था कि मान लो
एक मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेट है जो माइनस क्यू वाली, उसको मेरे को उठा के लेके जाना है, डिस्टेंस डबल करना है, डी की जगह पे 2d करना है। तो बताओ कितना काम करना पड़ेगा मेरे को। तो हम देख लेंगे पहले वाला जो कैपेसिटर है उसकी एनर्जी कितनी है, जो बाद वाला कॉन्फ़िगरेशन है उसकी एनर्जी कितनी है। जितनी एनर्जी बढ़ गई मतलब वो वाला काम सारा हमने किया। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना कूलम्स लॉ वाले, कि एक ट्रायंगल है, हर हर कॉर्नर पे +3 कूलम चार्ज पड़ा है, और तुम्हें एक कॉर्नर वाले चार्ज को उठा के इन्फिनिटी पे रख के आना है, उसकी जगह पे -2 कूलम चार्ज को लेके आना है। नाउ समटाइम्स यू नो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कई बार ये बच्चों को। तो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि तुम्हें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में देखना क्या एनर्जी है, और फिर तुम्हें फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में देखना क्या एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। मान लो मेरे पास कोई चीज है, ये पेन है मेरे पास, इसकी एनर्जी एज ऑफ नाउ इज 25 जूल। मैंने कुछ कर दिया है इसको, कुछ भी कर दिया, उठा के ऊपर किया होगा या फिर नीचे किया होगा, उसके बाद इसकी एनर्जी होगी 30 जूल, 30 जूल। वेरी सिंपल फैक्ट इज कि मैंने इस पे काम किया होगा 5 जूल्स, दैट इज अ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अगर पहले इसकी 25 जूल थी, फिर उसके बाद मैंने कुछ इस पे किया, इसकी एनर्जी उसके बाद होगी 20 जूल, मतलब कि मैंने इससे काम लिया होगा। I hope you understand the difference between इस पे काम किया होगा and इससे काम लिया होगा। When I say I have done some work on the pen, that means I have increased the energy level of the pen somehow. Maybe I have increased the potential energy. ये पेन था, ये मैंने इस पे काम किया। अब देखो इसका, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई ना, स्ट्रेंथ बढ़ गई। मान लो अगर मैं यहाँ से पेन को छोड़ता, तो ये टरबाइन को घुमाना पाता नीचे जाके, नीचे अपनी टरबाइन लगी हुई है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर मैंने इस पे काम किया, अब मैंने पेन को छेड़ा छोड़ा, अब ये नीचे जाके टरबाइन को घुमाएगा, समझ रहे हो? दिस इज द वर्क डन बाय मी। ऑन द अदर हैंड, मान लो ये पेन यहाँ पे था और मैं इसको नीचे ले आया, इसको नीचे लेके आने के लिए कोई ज्यादा काम करना तो पड़ा नहीं, है ना? तुम सोच के देखो, अगर तुम बोलो कि भाई ये देखो पेन यहाँ पे था, मैंने इसको उठा के नीचे रखा है, तो इसमें तुमने कुछ भी नहीं किया, बिकॉज ये ऑलरेडी पेन का बाय डिफॉल्ट नेचर है कि वो बाय डिफॉल्ट नीचे ही आएगा, क्योंकि नीचे अर्थ उसको खींच रही है। ये हम पेन से काम ले रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे अपना सिर्फ हाथ रख लोगे ना, सिंपली वहां पे हाथ रख लो, वो पेन अपने आप नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो? यू गेटिंग दिस? के पेन, किसी चीज से काम लेना और किसी चीज को काम देना, what's the difference between this? किसी चीज को काम देना, that means doing work on something, you are increasing the capacity and the competence of this particular object. This is called doing work on something. And when you are extracting work or you are extracting energy out of something, this is called taking work from something. Correct? तो इसमें कंफ्यूज मत होना कभी कि व्हाट इज वर्क डन एंड व्हाट इज वर्क टेकन, एंड नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, ऑल दोस थिंग्स। फिर उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन किया था, जो कि था अपना, हाँ, एक प्लेट की वजह से दूसरी प्लेट पे कितने फोर्स लगेगी। तो इसके लिए हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया था कि जो फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। मान लो ये मेरे पास एक चार्ज है, ये एक प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है। हम्म, ये वाली प्लेट इस प्लेट को कितनी फोर्स के साथ खींच रही होगी। तो हम देख लेंगे कि ये वाली प्लेट की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, मान लो ई आ रहा है, और फिर उसके बाद इस प्लेट का चार्ज कितना है, उतनी फोर्स के साथ ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट को खींच रही होगी। बहुत बार ये वाली हो गया ना, तो मैं नंबर दे रहा हूं, ठीक है? अगर तुम कंफ्यूज हो गए थे, लेट मी नंबर दिस। दिस इज प्लेट 1, प्लेट 2। सो प्लेट 1 प्लेट 2 को कितनी फोर्स के साथ खींच रही है, विल डिपेंड अपॉन कि प्लेट 1 की वजह से प्लेट 2 के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अगर मैं वो कैलकुलेट कर लूं कि प्लेट 1 की वजह से प्लेट 2 के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, उसके बाद टू कैलकुलेट द फोर्स with which plate 1 is pulling plate 2, I will just have to multiply this value of electric field with the charge of plate 2. उसके बाद मुझे फोर्स निकालने के लिए I will just have to multiply कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था
multiplied by the charge of plate 2. That is the force with which plate 1 is attracting plate 2 with. So this was the next topic that we did. फिर उसके बाद हमने questions करने start किए. कैपेसिटर्स जब सीरीज में होते हैं और कैपेसिटर्स जब पैरेलल में होते हैं, तो तुम्हें दो ही चीजें याद रखनी है. जब सीरीज में होते हैं कैपेसिटर्स, तो इनके साथ वही चीज होती है जो रेजिस्टर्स के साथ होती है. जो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, तो वो जो उनके साथ होता है वही इनके साथ होता है. ये वाला फॉर्मूला नीचे ये लगाते हैं. और जब ये लोग पैरेलल में होते हैं, तब फॉर्मूला इज वेरी डायरेक्ट, C1 plus C2. और इसके बेसिस पे हमने फिर कुछ क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए. We did a few questions, this one, and we did some complex questions, this, some more complex questions, and some more complex questions. और आज हम एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि है ये. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन करने से पहले आई शुड गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन वंस अगेन, कि ये चार मैं ना तुम्हें एक बेसिक 10th लेवल की साइंस पढ़ाना चाहता हूँ आज. कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें वोल्टेज क्या होती है, उसमें करंट क्या होता है, ये वोल्टेज फ्लो कैसे करती है, करंट का ड्रॉप कैसे होता है, वोल्टेज का ड्रॉप कैसे होता है, ऑल दीस थिंग्स. सो प्लीज बेयर विद मी. अगर ऑलरेडी तुमको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो हो सकता है तुम्हें आज की क्लास थोड़ी सी रेपिटेटिव लगे. तुम्हें ऐसा लगे कि यार ये बार बार क्यों बता रहे हैं सेम चीज. सो वी हैव टू थिंग्स, दो चीजें हैं हमारे पास. एक वोल्टेज और एक करंट. ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है. अगर तुम वोल्टेज चेंज कर दोगे किसी सर्किट में, ये सारी बात हो रही है एक कॉपर के सर्किट में, अगर तुम वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर दोगे, तो उससे करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी. अगर तुम वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करते हो, तो उससे तुम्हारे करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी. लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ एग्जांपल. मान लो मेरे पास एक बैटरी है. लेट्स से दिस इज अ बैटरी, और इसके साथ मैं जस्ट एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूं. ओके मेरे पास आज डिजिटल पेन नहीं है, so I'm making it with my mouse. Please bear with my typing, huh? Let's say this resistance is 10 ohm. ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है. ठीक है, मैं तुम्हें क्या फील कराने की कोशिश करा रहा हूं कि जब हम वोल्टेज चेंज करते हैं तो करंट कैसे चेंज होता है. मान लो यहाँ पे वोल्टेज इज 10 वोल्ट, तो तार में से करंट कितना फ्लो करेगा, V इज इक्वल टू IR. हम फॉर्मूला लगाएंगे. सो द करंट फ्लोइंग इनटू द वायर इज 1 एम्पियर. ओके, और एक चीज याद रखना, ये जो रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये रेजिस्टेंस नहीं बदल सकता, क्योंकि रेजिस्टर बनता है तुम्हारा फैक्ट्री में, कैपेसिटर भी बनता है फैक्ट्री में. एक बार जब रेजिस्टर बन गया और उसके बाद रेजिस्टर के ऊपर उन्होंने स्टैंप लगा दी कि 10 ओम, बस 10 ओम. अब वो रेजिस्टर अगर उसको अपनी रेजिस्टेंस को कम करना है तो उसको सड़ना पड़ेगा. ठीक है, वो 10 से 0 ओम हो सकता है, लेकिन कभी ये नहीं होगा कि भाई तुमने इतनी बैटरी लगा दी, रिवर्स बायस कर दिया, वो कर दिया, इसकी वजह से ये 9 ओम बन गया. ऐसा नहीं हो सकता कभी भी. एक बार इस पे थप्पा लग गया कि भाई ये 10 ओम का रेजिस्टर है, अब ये 10 ओम का ही रहेगा जिंदगी भर. तुम वोल्टेज को 1000 वोल्ट कर दो, 0 वोल्ट कर दो, 35 वोल्ट कर दो, कुछ भी कर दो, कितना भी करंट फ्लो करे, कितनी भी वोल्टेज ड्रॉप हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं चेंज होती, क्योंकि रेजिस्टेंस बना है फैक्ट्री में, रेजिस्टर बना है फैक्ट्री में. इसी तरह से तुम्हारा कैपेसिटर, कैपेसिटर भी बना है फैक्ट्री में, कैपेसिटर नहीं चेंज हो सकता. ठीक है, नाउ 10 वोल्ट की जब हमने बैटरी लगाई, करंट फ्लो किया 1 एम्पियर. मेरे को करंट यहाँ पे चाहिए था थोड़ा सा ज्यादा, मैंने बैटरी लगा दी बड़ी, 20 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी. यहाँ पे करंट फ्लो कर गया 2 एम्पियर. मैंने मान लो 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहाँ पे करंट फ्लो कर गया 10 एम्पियर. मान लो हमारा जो इंडिया में जो हमारे पास वोल्टेज आती है ट्रांसफार्मर से, तो इंडिया में जो वोल्टेज आती है हमारे पास 220 से लेके 240 वोल्ट तक. मान लो मैंने 240
वोल्ट यहाँ पे सप्लाई कर दिया, तो करंट जो फ्लो करेगा दैट विल बी 24 एम्पियर। ठीक है, करंट फ्लो करेगा 24 एम्पियर। ये सारी किस केस में होंगी, जब हम बाजार में से कंडक्टर रेजिस्टर लेके आए हैं 10 ओम का। मान लो ये जो बाजार में से मैं रेजिस्टर लेके आया हूं 10 ओम की बजाय अगर मैं 1 ओम का ले आऊं, 1 ओम, तो 1 ओम पे 240 वोल्ट की बैटरी लगाने पे करंट फ्लोइंग वुड बी 240 एम्पेयर। करंट फ्लोइंग नाउ इज 240 एम्पेयर। हम वोल्टेज को 240 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते इंडिया में, अनलेस एंड अनटिल तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ ट्रांसफार्मर ही तुम्हारे किसी रिश्तेदार का, वो अलग चीज है। अदरवाइज जो तुम्हारे घर में बिजली आती है, वोल्टेज तुम 240 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो रेजिस्टर की वैल्यू को कम करके तुमने करंट बढ़ा लिया, करंट इज नाउ 240 एम्पियर। मान लो ये जो रेजिस्टर था दिस इज 0.1 ohm. If this resistor is 0.1 ohm, then the current flowing through the wire now is 2400 एम्पेयर। हमने रेजिस्टर की वैल्यू को और कम कर दिया, जो कि बाजार में हमें मिल सकता है कम रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर। अगर मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा और कम कर दूं 0.01, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा 24,000 एम्पेयर। 240 वोल्ट पे ही करंट कितना फ्लो कर रहा है, 24,000 एम्पेयर। अगर मान लो मैं एक रेजिस्टर ले आऊं बहुत छोटा 0.0001, तो यहाँ पे तार में से करंट कितना फ्लो करेगा, 0 0, मतलब कि 24 लाख एम्पेयर करंट फ्लो करेगा तुम्हारी तार में से। अगर हम ये वाला रेजिस्टर ले आए 0.0001 का, और वोल्टेज है तुम्हारी 240 वोल्ट। जो मैं चीज तुमको यहाँ पे समझानी चाह रहा हूं वो ये है कि भाई करंट दिक्कत नहीं है, करंट तो फ्लो कर जाएगा। करंट देखो 24 लाख एम्पेयर करंट फ्लो कर गया। सो करंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज द वोल्टेज। वोल्टेज तुम 240 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। जो ये सारी स्टेट्स आपस में लड़ती रहती है ना कि पंजाब हरियाणा आपस में लड़ता रहता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगर तुम थोड़ा नीचे साउथ में चले जाओगे, तमिलनाडु कर्नाटक हमेशा लड़ते रहते हैं। जहां पे भी दो स्टेट्स होती हैं जिनके बीच में एक नदी जारी होती है। देखो पंजाब हरियाणा का दिक्कत पता है क्या है, तुमने ये सुन रखा होगा भाखड़ा डैम के बारे में। दिक्कत क्या है कि एक नदी आ रही है, वो सारी नदियां कहाँ से आती हैं, ऊपर से हिमालय से। हम्म, वो आती है, वो पंजाब से बह रही है, पंजाब से बहती हुई वो आगे हरियाणा में जाती है, फिर उसके बाद आगे निकल जाती है। अब नदी इज अ वंडरफुल सोर्स ऑफ क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तुम क्या कर सकते हो, नदी के ऊपर तुम क्या लगा देते हो, डैम। जो कि कभी लगाना नहीं चाहिए, बहुत ही घटिया चीज है डैम लगाना, बट हम क्योंकि नेचर का ध्यान नहीं रखते तो हम क्या करते हैं, हम डैम लगा देते हैं। हम खेलने लग जाते हैं, हम क्या नालिंग वालिंग कर देते हैं, और यू नो हम अपनी आर्टिफिशियल एक नदी बना लेते हैं। तो हम ये चीज नहीं समझते कि द पाथ ऑफ रिवर is in a certain way because that is the best way in which it should be. So we try to play along with the nature, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चलता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक डैम बना लिया और डैम के नीचे हमने लगा दी एक टरबाइन। तो जब भी हमें बिजली चाहिए थी हमने क्या किया, पहले डैम बना के पानी को रोक लिया, पूरा ऊपर रोक लिया, नीचे एक टरबाइन लगा रखी है। हमको जब बिजली चाहिए थी हमने वो उसका शटर उठा दिया, बम, सारा पानी एकदम से आएगा पूरी हाई स्पीड पे, क्योंकि ऊपर अब काइनेटिक एनर्जी से गिरेगा वो, पूरी हाई स्पीड पे एकदम से आके नीचे वो टरबाइन के ऊपर गिरेगा, टरबाइन घूम जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये काम पंजाब वाले भी कर रहे हैं, हरियाणा वाले भी कर रहे हैं, क्योंकि सेम ही नदी जा रही है पंजाब से हरियाणा। ये कुछ 50-60 साल तक तो ये काम सही, पॉपुलेशन कम थी, इलेक्ट्रिसिटी इतनी चाहिए नहीं थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी हमको चाहिए बहुत ज्यादा, और स्टेट्स की आपस में होने लगी लड़ाई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने इतना ज्यादा खेलना स्टार्ट कर दिया नेचर के साथ, हमने जगह जगह पे डैम लगा के पूरी नदी रोक ली। The nadi which was meant to flow from one state to the other, now because the states are fighting with each other, हमने पूरी की पूरी नदी को वहीं पे रोक लिया। हम बोले कि भाई हम नदी को ही नहीं आगे आने देंगे, हम इससे बिजली बनाएंगे, हम आगे छोड़ेंगे ही नहीं पानी। हम्म?
And same thing is happening south. There is a river called Kaveri. So this flows on the border of Tamil Nadu and Karnataka. उसकी भी यही दिक्कत है, वो बिल्कुल ऐसे एज पे फ्लो करती है, तो दोनों स्टेट्स उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, बहुत सारी चीजें कावेरी पे डिपेंड करती हैं, और इसी वजह से ये दोनों स्टेट्स लड़ती रहती हैं, और इन चक्कर में कावेरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है ना। नदी ओशन में जाके गिरनी चाहिए ना, ये सुना होगा ना तुमने। लेकिन नदी का क्या होता है कि वो ऊपर से बनती है रिवर बेसिन में से, पूरी फ्लो करती करती वो ओशन में जानी चाहिए। आजकल अगर तुम कावेरी नदी को जाके देखो तो वो ओशन से लगभग 250 किलोमीटर पहले ही खत्म हो जा रही है, वो ओशन तक वो नदी पहुंच ही नहीं पा रही। अगर तुम गंगा को देखो, गंगा को जिसको इंडिया में बहुत ज्यादा पूजा जाता है, हरिद्वार में जाके देखो लोग ऐसे उतारते हैं गंगा की। तो गंगा मेरे को याद है यार, जब मैं व्हेन आई वाज इन कॉलेज में, उस टाइम पे ट्रैक वगैरह करता था बहुत ज्यादा। तो जब हम उस समय हिमालय जाते थे, गंगोत्री जाते थे ना, सो दिस रिवर बेसिन वाज अ वेरी फियर्स वन। वहां पे जाके ना ऐसे डर लगता था, मतलब गंगा को देख के। वो ऐसे लाइक gallons of water is just flowing down from the Himalayas, and when you watch this, it's a sight to watch। बहुत ही देखने वाला वो सीन होता था, इतनी ज्यादा ऐसे डरावनी होती थी वो गंगोत्री, जहां से वो फ्लो करती है गंगा, जहां से स्टार्ट होती है। लेकिन अभी मैं रिसेंटली जब मैं केदारनाथ वाली साइड गया, तो मैंने देखा गंगा वैसे छोटा सा होल है भाई, वहां से ऐसे थोड़ा सा पानी आ रहा है। तुम चाहे उसके बीच में चल के थोड़ा सा और आगे 400-500 मीटर तुम पूरा आगे तक जाके आ जाओ, पानी के बीच अंदर चल के। हम्म, हमने ये हालत कर दी, क्योंकि जगह जगह हमने गंगा को रोक रोक के डैम बना दिया, उसकी कैनालिंग कर दी, गंगा इधर जा रही है उधर जा रही है। जो नेचर ने बनाई थी गंगा, वो तो बची नहीं ना, अब तो पूरा का पूरा इंसान घुस गया इसमें। yep. So this is what हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि करंट दिक्कत नहीं है। करंट तो तार में बहुत ज्यादा है। मान लो मेरे पास एक कॉपर की तार है, अब कॉपर के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हर एटम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और एटम्स तो भरे पड़े हैं। ये छोटा सा पेन हमें लग रहा है, लेकिन इसके अंदर करोड़ों अरबों एटम्स हैं, और हर के पास 2-2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब करंट दिक्कत नहीं है, करंट तो फ्लो कर जाएगा। लेकिन ये जो वोल्टेज इज द मेन प्रॉब्लम। जो भी स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं, वो लड़ रही हैं वोल्टेज के लिए, है ना। न्यूज में ये सुनने को आता है हमें कि करंट की लड़ाई हो रही है, बिजली की लड़ाई हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की लड़ाई हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सुनने में ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स की लड़ाई हो रही है, बट ना, इलेक्ट्रॉन्स की लड़ाई नहीं हो रही। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो भाई कॉपर की तार में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए, जो हमें वोल्टेज चाहिए, जो हमें ट्रांसफार्मर चाहिए, उसकी लड़ाई हो रही है। दिक्कत है वोल्टेज की। हम्म? तो कोई भी जब हमको सर्किट डायग्राम दिया जाता है, तो उसमें बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना होता है। कोई भी तुम्हें इलेक्ट्रिकल सर्किट दे रखा होगा, उसमें एक वोल्टेज की वैल्यू दे रखी होगी कि कितनी बैटरी हमने कनेक्ट किया, और फिर उसके बाद तुम्हें कुछ डिवाइसेस दे दिए जाएंगे। मान लो एक तुमको रेजिस्टर दे दिया, एक तुमको कैपेसिटर दे दिया, एक तुमको और रेजिस्टर दे दिया। इस तरह से तुम्हें काफी सारे डिवाइसेस दे दिए जाएंगे, और एक वोल्टेज की वैल्यू दे दी जाएगी। जो तुम्हें मेन काम, सबसे पहला जो तुमको काम करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा कि किस डिवाइस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन ऑल द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। और एक बार जब तुमने वोल्टेज ड्रॉप निकाल दिया, उसके बाद तुम कुछ भी निकाल सकते हो उसमें। हम्म? क्योंकि जब तुम बाजार में से रजिस्टर लेके आए, मान लो ये रजिस्टर तुम लेके आए R1, ये रजिस्टर तुम लेके आए R2, और ये तुम कैपेसिटर लेके आए C1, और मैंने तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ ये जो रजिस्टर है R1, इसके बारे में मेरे को सब कुछ बता दो कि यहाँ पे कितना इसमें करंट फ्लो करेगा। मेरे को अगर R1 की पूरी कहानी चाहिए, तो तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, तुम जस्ट ये निकाल लो कि इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ है। अगर तुमने ये निकाल लिया कि आर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप
कितना हुआ है, तो तुम ओम्स लॉ लगा के करंट निकाल लोगे, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। फिर तुम फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के इसमें से पावर निकाल लोगे, फिर तुम निकाल लोगे कि इसकी कितनी एनर्जी होगी, फिर तो तुम सब कुछ कर लोगे। बस तुम्हें मेन चीज ये देखनी है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा। सिमिलरली अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं कि भाई इस कैपेसिटर में मेरे को बताओ कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो तुम पहले तो थोड़ा सा कैपेसिटर में एनर्जी, तुम थोड़ा सा दिमाग वाग लगाओगे, तुम सोचोगे कि यार क्या फॉर्मूले वॉर्मूले थे, एक हाफ इंटू क्यू इंटू डेल्टा भी, ये लग सकता है, ये लग सकता है, ये लग सकता है। तुम काफी दिमाग वाग लगा के सोचोगे कि अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, लेकिन एंड में तुम एक ही कंक्लूजन में निकलोगे कि अगर मेरे को इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाए, अगर मेरे को इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता चल गया, तो मेरे को इसके अक्रॉस चार्ज पता चल जाएगा, और मेरे को उसके बाद एनर्जी पता चल जाएगी। उसके बाद हम इस कैपेसिटर के बारे में कुछ भी पता कर सकते हैं। बस एक मेन काम जो हमको करना है वो ये करना है कि इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज का ड्रॉप पता करना है। ठीक है जी। और ये वोल्टेज ड्रॉप को पता करने का तरीका क्या होता है, अब हम देखेंगे बड़े ध्यान से कि सीरीज में रेजिस्टेंस, सीरीज में कब होती है कोई चीज, और पैरेलल में कोई चीज कब होती है। सो लेट मी मेक अ बैटरी, दिस इज सम वोल्टेज। अब मैं 3 रेजिस्टर्स बना रहा हूं। ओके सो दिस इज R1। यार आई एम सो सॉरी टुडे, हाँ मैं एक्चुअली बाहर हूँ, आई हैव कम टू दिस हिमाचल प्रदेश, और मैं बड़ी अच्छी से पैकिंग वैकिंग करके लेके आया हूँ। ठीक है, अपनी मैं लैपटॉप लेके आया हूँ, वेबकैम लेके आया हूँ, एक सेकंड लैपटॉप भी लेके आया हूँ, टेबल वेबल सब कुछ बड़े अच्छे से मैं लेके आया हूँ, अपना राइटिंग पैड लेके आया हूँ। बस वो जो पैड के ऊपर लिखने वाला पेन होता है ना, मैं खाली वो नहीं लेके आया। देखो कितना अच्छा इंसान हूँ मैं। सो दिस इज माई R2। ठीक है जी। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ ये रेजिस्टर्स सीरीज में है या पैरेलल में है, तो लगभग सब लोगों को पता होगा कि ये जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में है। लेकिन हमें एनालिसिस करके बताना पड़ेगा कि ये रेजिस्टर्स सीरीज में क्यों हैं। सो द फैक्ट व्हाई दीज रेजिस्टर्स आर इन सीरीज इज, सीरीज में कोई चीज कब होती है, when two resistors or inductors or capacitors सीरीज में तब होती है when charge और करंट, ये सब सिनोनिम्स है। ठीक है, when charge या फिर करंट flowing through both of them is same। जैसे कि इस सर्किट में यहां पे कुछ ना कुछ करंट चलना स्टार्ट करेगा इधर से, जब ये करंट यहां से चलना स्टार्ट करेगा और वो थोड़ा ऊपर जाएगा और इसमें से फ्लो करेगा करंट। अब तुम एक चीज याद रखना, ये जो करंट इसमें से फ्लो करेगा ना, ये करंट ड्रॉप वो अपनी होता, ऐसा नहीं कि ये रेजिस्टर थोड़ा सा करंट अपने पास रख लेगा। करंट इसमें से फ्लो करके पूरा का पूरा करंट तार में एज इट इज वापस आ जाता है। करंट ऐसा नहीं कि कोई भी डिवाइस अपने पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स रख लेगा। अगर तुम कैपेसिटर भी होता ना, यहाँ पे अगर कैपेसिटर भी लगा होता, तो हम बोलते हैं कि कैपेसिटर पे चार्ज आ गया Q और माइनस Q। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले थे इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स रख लिए हैं, चार्ज रख लिया, ऐसा नहीं होता। वो खुद में ही बंट जाता है, खुद में ही दो हिस्सों में बंट जाता है, वो एक प्लस क्यू हो जाता है, एक माइनस क्यू। ओवरऑल न्यूट्रल, मतलब कि जो यहाँ से करंट चला वो पहले R1 में से फ्लो करेगा, फिर इसमें से फ्लो करेगा कैपेसिटर में से, फिर R2 में से फ्लो करेगा। सेम करंट ही फ्लो कर रहा है तीनों में से, इसका मतलब ये सीरीज में है। when same amount of current or charge is flowing through a set of resistors or capacitors, we call these set of resistors are in series। ठीक, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, तुम्हें पता ही होगी सबको, है ना। अब मैं एक बार पैरेलल की डेफिनेशन भी बता रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें कंफ्यूज करूंगा। ठीक है, अब है मान लो एक दूसरी बैटरी, ये थोड़ा थोड़ा सा हार्ट बीट जैसा नहीं लग रहा। R1, अच्छा आजकल हार्ट बीट की बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सेंसिटिव इशू है ये।
A lot of people are dying in this country, and it's a very serious case. So make sure यार तुम लोगों को जब भी टाइम मिले, समय मिले, you should be in such a way. You know, तुम लोग तो अभी थोड़े से young हो, ठीक है? You guys are I think 11th 12th class. I think somewhere 17 18 years old. So you people are still young, so you might not have seen what it means to be, कैसे समझाऊं? You might not have seen what it means um, to be stressed out. वैसे मैंने देखे हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं. तुम कोटा जाके देखो, लोग सुसाइड कर रहे हैं, which is a very unfortunate situation in this world. क्योंकि भाई उन पे प्रेशर इतना डाल दिया जाता है. बच्चा अपने स्कूल में टॉप कर रहा होता है, 100 परसेंटाइल 10th में, उसको भेज दिया जाता है 11th 12th में कोटा, पूरे अरमानों के साथ, जा बेटा आईआईटी फाड़ के आना, क्रैक करके आना. लेकिन घर वाले ये नहीं समझते कि आईआईटी में 15 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 14.9 लाख बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता. और तुमने अपने अपने शहर का टॉपर भेज दिया कोटा में ना. आओ अब एक, उसमें से सब थोड़ा ना सिलेक्ट होंगे यार आईआईटी में. हाँ, सिंपल मैथमेटिक्स है ना. जो इतना जो अपने आप को एजुकेटेड बताते हैं पेरेंट्स, इतनी सी बुद्धि नहीं लगा पा रहे हो कि भाई सब बच्चे थोड़ा ना सिलेक्ट हो पाएंगे उसमें. सो ये, चलो जी. ओके, तो अब हम बात कर रहे थे कि मान लो ये वोल्टेज है, और ये वोल्टेज के ऊपर ये R1 रेजिस्टर है और ये दूसरा R2 रेजिस्टर है. तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में, तो तुम बड़ी आसानी से बोल दोगे कि ये दोनों पैरेलल में है. लेकिन ये दोनों पैरेलल में क्यों है, हमें उसका एनालिसिस करना पड़ेगा. पैरेलल में दो रेजिस्टर्स कब होते हैं? जब उनके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस, मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना, उनके अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी का ये जो शब्द है अक्रॉस, अक्रॉस मतलब होता है किसी चीज के आर पार. मान लो तुम जा रहे हो, कोई नदी आ गई, ठीक है? तो अगर मैं तुम बोलूं दैट यू हैव टू स्विम अक्रॉस द रिवर और अक्रॉस द ओशन, अक्रॉस का मतलब होता है कि इस एंड से लेके दूसरे एंड तक पूरा का पूरा पार करके जाना, उसको बोलते हैं हम अक्रॉस. ठीक है? तो हम बोलते हैं पोटेंशियल पैरेलल में ये कब होते हैं? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर. अक्रॉस का मतलब क्या है? यहां से शुरू करो और ये जाओ, यहां से शुरू करके यहां चले जाओ, और इन इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा. अब ड्रॉप कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? तुम यहां पे देखो पोटेंशियल क्या है, मान लो 7 है. यहां पे देखो पोटेंशियल क्या है, मान लो 2 है. तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हुआ होगा? द ड्रॉप विल बी 7 minus 2 which is equal to 5. तो अगर दो रेजिस्टर्स के अक्रॉस या दो कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप सेम है, देन वी विल से दीज आर इन पैरेलल. और पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? इसके लिए मैं एक बार रंग बदलता हूं. ये जो बैटरी हमारे पास होती है, ये बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं. मान लो ये बैटरी है हमारे पास 10 वोल्ट की. ठीक है? वंस वंस अगेन मैं तुमको बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही बेसिक बच्चों वाली चीजें हैं. अगर तुमको ये आती हैं ऑलरेडी चीजें, तो दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं. ठीक है? मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है. 10 वोल्ट की बैटरी में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. सो वी हैव अ पॉजिटिव वन जिसको हम कैथोड बोलते हैं. और ये हम एज्यूम करते हैं कि ये जो पॉजिटिव वाला है, दिस इज एट 10 वोल्ट, और ये जो नेगेटिव वाला है, दिस इज एट 0 वोल्ट. अगर एक 10 पे होगा, एक 0 पे होगा, तो ही उनके अक्रॉस डिफरेंस क्रिएट होगा ना 10 वोल्ट का. तो ये हमारे पास 10 वोल्ट पे आ गया पॉइंट आ गया 0 वोल्ट पे. अब पोटेंशियल ड्रॉप कहां पे होगा? जब तुम कोई बल्ब लगाओगे,
तो ही तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना। कोई पंखा लगाओगे, बल्ब लगाओगे, कुछ ट्यूबलाइट लगाओगे, तो ही पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ये जो R1 R2 R3 क्या है, R1 R2 R3, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस तो है भाई, ये तो पंखा ही तो है तुम्हारा। वो तो हम इसको इस तरह से बना देते हैं तो हमें कभी महसूस नहीं होता। 10th क्लास में ये हमें बताई जानी चाहिए ये चीज बहुत ही अच्छे से, कि ये R1 क्या है, R1 तुम्हारा पंखा है। हम्म तो R1 तुम्हारा पंखा है। ड्रॉप सिर्फ तभी होगा, वोल्टेज का ड्रॉप तभी होगा जब तुम्हारे सामने कोई डिवाइस आएगा, इलेक्ट्रिकल डिवाइस आएगा, या तो कैपेसिटर आ जाएगा या फिर रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। लेकिन अगर सिंपल ये कॉपर की तार है तो पोटेंशियल सेम ही रहेगा, 10 वोल्ट 10 वोल्ट, 10 10 10 10 10, 10 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, यहां तक पोटेंशियल 10 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि अभी तक बीच में कोई डिवाइस नहीं आया। हम्म तुम सोच रहे हो, अभी अभी रिसेंटली मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एक काम करवाया, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया मैंने। तो मेरे को एसी वेसी फिट करवाना था, तो हमें हमारी कुछ तार लगनी थी, तो मैंने उसको बोला कितनी तार लगेगी, तो उसने मेरे को कुछ कैलकुलेशन करके बताई, बोला 50 मीटर तार लगेगी। तो मैं सेफ साइड मैंने क्या किया, मैंने कहा हम ज्यादा डाल देते हैं, मैं पूरी बढ़िया अपनी 80-90 मीटर तार लेके आ गया। मैंने कहा ज्यादा डाल देते हैं, इसका कौन सा कोई दिक्कत है, ज्यादा तार में क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना, बस बची रह जाएगी थोड़ी सी तार। हम्म, इसका मतलब तार ज्यादा लेके आने से कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, इसका मतलब क्या हो रहा है, तुम समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि तार में कोई ड्रॉप नहीं होता। इट इज एन इलेक्ट्रिकल वायर, a copper wire which provides almost zero resistance। ठीक है, फील फील करना इस चीज को। इट इज प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस। कॉपर बोल रहा है कि भाई मेरे अंदर से जो तुम्हें बिजली निकालनी है तुम निकाल लो, जाओ फ्री में। हम्म? तो अगर तुम्हारा ये वाला पॉइंट 10 वोल्ट पे है, तो ये वाले पॉइंट को भी हम बोलते हैं कि 10 पे ही है, ये वाला पॉइंट भी 10 पे ही है, ये वाला पॉइंट भी 10 पे ही है, क्योंकि अभी तक क्या है, सिर्फ एक तार है। सिर्फ तार है। मान लो यहां से मैं एक और तार यहां पे लाके ऐसे जोड़ दूं, अब ये वाला पॉइंट भी 10 पे ही है, ये वाला पॉइंट भी 10 पे ही है, ये वाला पॉइंट भी 10 पे ही है। 10 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 10, ये वाला पॉइंट भी 10 वोल्ट पे आ जाएगा। अब तुम में से कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये वाला पॉइंट तो 0 वोल्ट पे है, तो ये भी 0 पे होगा, 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये वाला पॉइंट 0 पे हो गया। लेकिन अभी अभी मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट 10 वोल्ट पे है, तो ये वाला पॉइंट 10 पे होगा या 0 पे होगा। इसका मतलब हमने सर्किट में कुछ गलत कर दिया। एक पॉइंट के लिए हमारे पास दो पोटेंशियल बन रहे हैं, मतलब कि ये जो हमने तार लगाई है, ये वाली तार जो हमने ब्लैक कलर के एंड में तार लगाई है, इसको लगाने से कुछ ना कुछ फटेगा, कुछ शॉर्ट सर्किट होगा, तुम्हारा रजिस्टर सड़ जाएगा, वो सब हो जाएगा। हम उसकी अभी डिटेल में नहीं जाएंगे कि एग्जैक्टली में कितना करंट कहाँ से फ्लो करेगा, कौन सी तार सड़ेगी, वो वाली चीज हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने कुछ गलत कर दिया, हमारे सिलेबस में ये वाली चीज नहीं है कि एक पॉइंट एक से ज्यादा पोटेंशियल पे है। अगर तुम इंजीनियरिंग करोगे और तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करोगे, अगर अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी के इंजीनियर बनने जा रहे हो इसके बाद, तो तुम्हें ये सब सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे सिलेबस में कभी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से कोई तार आके इस तरह से जुड़ जाए, तो हम ये वाली तार नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज, यहां से हम स्टार्ट करेंगे राइट वाले साइड, ये पॉइंट 0 पोटेंशियल पे। सो 0 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 0, ये वाला पॉइंट भी आ गया 0 पोटेंशियल पे। दिस पॉइंट वाज ऑन 10, दिस इज ऑन 0, तो इनके अक्रॉस, अगर एक 10 पे है एक 0 पे है, तो इनके अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ होगा, 10 माइनस 0 विच इज 10। अगर ये पॉइंट 10 पे है, तो ऊपर वाले भी सारे पॉइंट्स 10 पे होंगे, 10 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 10, तो ये वाला पॉइंट भी 10 वोल्ट पे आ गया। और ये पॉइंट कितने पे था, 0 पे। सो दिस विल बी ऑल्सो 0 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 ये वाला पॉइंट भी आ गया 0 पे, तो इसके अक्रॉस भी जो ड्रॉप हो जाएगा दैट वुड बी 10 वोल्ट। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन से रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। और अगर मेरे को कैलकुलेट करना है कि सीरीज में है, तो हम सिंपली देखेंगे कि क्या सेम करंट तीनों में से फ्लो कर रहा है, मतलब कि ये सीरीज में है। अब इसको देखो, सीरीज से हटाने का एक सिंपल तरीका क्या है। अगर मान लो यहाँ पे एक तार जा रही होती, let's say this is R4. Now this R1, C1 and R2 are not in series. अब ये सीरीज में नहीं बचे, क्योंकि सीरीज की कंडीशन क्या थी, सीरीज का मतलब कि सेम करंट फ्लो करना चाहिए था तीनों के अंदर में से। अब सेम करंट नहीं फ्लो कर रहा, यहां से करंट चला होगा अपना, और उसके बाद यहां से करंट इसके अंदर में से फ्लो करेगा। इसके अंदर फ्लो करने के बाद अब वो जो करंट है वो बंट रहा है। नाउ half of that current is going this side, some part of that current is going this side, मतलब कि अब ये तीनों सीरीज में नहीं बचे। अब तुम्हें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन ये तीनों तो सीरीज में नहीं बचे, लेकिन क्या ये दोनों अभी भी सीरीज में है? देन द आंसर इज यस, ये दोनों अभी भी सीरीज में है। क्यों? क्योंकि यहां से जो करंट चला होगा, थोड़ा सा ऊपर चला गया कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर भी आया होगा ना, I1। तो ये जो I1 करंट थोड़ा सा इधर आया है, जो C1 में से पास करेगा वही R2 में से पास करेगा। इनके बीच में तो कुछ और तार वार नहीं जा रही, मतलब कि C1 और R2 तो सीरीज में ही हैं, बिकॉज सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू C1 एंड R2। लेकिन अब ये R1 से हट गया, अब R1 इन दोनों के साथ सीरीज में नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा तुमको ये। एंड सिमिलरली इन पैरेलल, अब इन दोनों को हम बोल रहे थे कि ये दोनों पैरेलल में हैं, क्योंकि इनके अक्रॉस सेम वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो, R1 और R2 पैरेलल में है। ओके, मान लो यहाँ पे मैंने एक और छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया, दिस इज R3। हमने यहाँ पे R3 लगा दिया, अब R1 और R2 पैरेलल में नहीं है। कैन यू फील इट? R1 और R2 जो पहले पैरेलल में थे, ये R3 के आने के बाद अब R1 और R2 पैरेलल में नहीं बचे। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट 10 वोल्ट पे है, ये वाला पॉइंट 0 वोल्ट पे है, तो इनके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा दैट वुड बी 10 वोल्ट। ओके, नाउ ये वाला पॉइंट 10 वोल्ट पे है, ये वाला पॉइंट 0 वोल्ट पे है। और अगर मेरे को R2 के अक्रॉस ड्रॉप निकालना है, तो मेरे को यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे वोल्टेज देखनी पड़ेगी ना। नाउ दिस वोल्टेज इज नॉट 0, क्योंकि ये बीच में थोड़ा सा R3 भी आ गया ना, तो ये हो सकता है 4 पे हो। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6। इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा? 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। अब तुम देख रहे हो ये R1 और R2 सीरीज में नहीं बचे, अब तीनों के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब अब इनमें से कोई भी जो रेजिस्टर है वो पैरेलल में नहीं बचा। ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाले दोनों हैं R2 और R3, ये दोनों अभी भी सीरीज में हैं। क्यों सीरीज में? क्योंकि सेम ही करंट फ्लो करेगा दोनों के अंदर में से। All right, please if you have any questions for today's class, हम अभी वाइंड अप करने जा रहे हैं। मैं कल की क्लास में हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। मान लो ये है ना, इसके अक्रॉस मैं एक बैटरी कनेक्ट कर दे रहा हूं, एंड दिस बैटरी इज लेट्स से 10 वोल्ट। मान लो मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट
की बैटरी कनेक्ट कर दी। अच्छा तुम नोट ही कर लो, ठीक है, इसको होमवर्क करके देखना तुम, मजा आएगा तुमको। मान लो यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी 10 वोल्ट की। तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन इज, कल हम पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन बढ़िया प्यार प्यार से। हम अगले 5-6 दिन ये क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं समझ में आया ना, तो आगे के मेरे 5 चैप्टर्स का पूरा कचरा हो जाएगा, ठीक है। और मेरे को अभी थोड़ी थोड़ी सी फीलिंग भी आ रही है, ये मैं हमेशा सुनता आ रहा हूँ बच्चों से कि यू नो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉब्लम आई। ये पहले जो 5 चैप्टर्स थे +2 के, वो समझ नहीं आए। तो अब मेरे को थोड़ा सा फील भी हो रहा है वो इसलिए नहीं समझ में आ रही क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स थोड़े से वीक होते हैं। सो हम अगले कुछ दिन तक ये क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करेंगे जब तक हमारे पूरा मेरे को प्रॉपरली फील करना नहीं आ जाता कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में, कहाँ है, कैसे है। तो एक काम अब तुमको क्या करना है, तुम इसको नोट कर लो, ये डायग्राम को। यहाँ पे एक वोल्टेज कनेक्ट कर दो 10 वोल्ट की। माय क्वेश्चन इज, तुम्हें बताना है कि हर कैपेसिटर के लिए, फॉर ऑल द कैपेसिटर्स, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, कौन से कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है फॉर ऑल द कैपेसिटर्स। ठीक है जी, दिस इज योर होमवर्क। एंड इसको हम कल की क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही, बट दिस इज योर प्रॉपर होमवर्क। आई वांट यू टू सेंड मी अ स्क्रीनशॉट जब ये क्वेश्चन पूरा हो गया। 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करके हर कैपेसिटर के अक्रॉस तुमको निकालना है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन लिखना है तो let me write this down. So the question is, you have to find the voltage drop across each resistor. You have to find the voltage drop across each resistor. ठीक है, जब ये क्वेश्चन हो गया प्लीज सेंड इट अक्रॉस टू मी, मेरे को अपने आंसर्स भेज देना जब तुमने इसी कर लिया। ठीक है, पूरी अपनी कैलकुलेशन जो करोगे ना, पूरी की पूरी मेरे को कैलकुलेशन भेज देना, मेरे को आइडिया लग जाएगा दैट हाउ मच ऑफ इट यू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद कल की क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये क्वेश्चन करेंगे, इस पे भी हम सेम ही चीज करेंगे। हम देखेंगे कि हर रजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे हर रेजिस्टर पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो रहा है। एंड दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस। ऑलराइट, ओके, नाउ एनीवन, किसी के कोई क्वेश्चंस, प्रश्न, डाउट्स, कुछ भी अगर है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप विद द क्लास टुडे। ये नोट कर लिया? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। फोटो खींच ली इसकी? If yes, okay, good, Kashish. With that, and I'll see you tomorrow. Please कल की क्लास में आने से पहले मेरे को